तो हम लोग आगे एक नए वीडियो पे और आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 का केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और मैं बता दूं कि ऑब्जेक्टिव का आज दूसरा क्लास है। आपने पहले क्लास को नहीं देखा है तो सबसे पहले पहले क्लास को देखकर आइए, क्योंकि देखिए अगर एग्जाम में बेहतर करना है, अगर आपका सपना है कि 450 प्लस लाने हैं तो उसके लिए प्रॉपर आप लोग को वीडियो वॉच करते हुए चलने होंगे। ऐसा नहीं कि कोई वीडियो देख रहे हैं और कोई वीडियो इग्नोर कर रहे हैं, तो ऐसे तो एग्जाम में नंबर आने वाला नहीं है। आपको प्रॉपर जितने भी वीडियो डाले जा रहे हैं उस सबको पढ़ते हुए चलना है और इस बात को ध्यान रखना है कि जो भी पढ़ाया जा रहा है तो कॉपी पेन से आप नोट डाउन भी कर लिया करिए, ताकि आपके एग्जाम के एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। और मेरा वादा है ना कि आप पूरा पढ़ के जाइए, इससे बाहर एक भी एग्जाम में आने वाला नहीं है। उसके लिए करना क्या होगा कि प्रॉपर आप लोग को वॉच करते हुए चलना होगा। चलिए तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं और एक एक क्वेश्चन समझते हुए चलते हैं लोग। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्न में से कौन सा मोनोसेकेराइड का उदाहरण है? ग्लूकोज है, राइबोज है, फ्रुक्टोज है और सभी है। तो देखिए किसका उदाहरण पूछ रहा है, ये पूछ रहा है मोनोसेकेराइड का। तो मोनोसेकेराइड किसे कहते हैं ये कोई बताएगा? सबसे पहले ये बताइए कि मोनोसेकेराइड किसे कहते हैं। देखिए कार्बोहाइड्रेट को हम लोग जल अपघटन के आधार पर कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में, जिसका नाम है मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। आप लोग ने जानते हैं। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट जिसको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन और अधिक सरल में अपघटित नहीं कर सकता है, मैंने कहने का मतलब ये है कि वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसको और अधिक मात्रा में हम अपघटित कर ही नहीं सकते हैं, मैंने सबसे छोटा एकलक यही होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मोनोसेकेराइड कहते हैं। और मैं बता दूं कि अभी तक प्रकृति में लगभग 20 मोनोसेकेराइड की हमें व्याख्या ज्ञात है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये बताइए कि प्रकृति में कितना मोनोसेकेराइड अभी तक ज्ञात हैं। तो आपको याद रखना है कि 20 मोनोसेकेराइड अभी तक क्या हुए हैं? ज्ञात हुए हैं। और इसका उदाहरण पूछ रहा है तो ग्लूकोज भी हो सकता है, राइबोज भी हो सकता है, फ्रुक्टोज भी हो सकता है। तो इसीलिए इसका राइट जवाब क्या होगा? इसका राइट जवाब सभी होने वाला है। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ऐसा है जिसको ग्लूकोज को हम और अपघटित नहीं कर सकते हैं, राइबोज को भी और ज़्यादा हम अपघटित नहीं कर सकते हैं, फ्रुक्टोज को भी हम और अधिक अपघटित नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा ओलिगोसेकेराइड, यहाँ पे सेकेराइड लिख लीजिएगा, सेचेराइड हो गया है, सेकेराइड होना चाहिए। तो ओलिगोसेकेराइड का उदाहरण है। तो ओलिगोसेकेराइड का उदाहरण कौन सा है? पहले बता दें कि ओलिगोसेकेराइड किसे कहते हैं। तो देखिए ओलिगोसेकेराइड किसे कहा जाता है? वैसा कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से मोनोसेकेराइड के 2 से 10 इकाई प्राप्त होगा। मतलब 2 से 10 मोनोसेकेराइड से जो बना होता है, कितने अगर उसको तोड़ते हैं तो कितने, मान लीजिए कि सुक्रोज को हम तोड़ेंगे तो कितना हम लोग को मोनोसेकेराइड मिलेगा? 2 से 10। या माल्टोज को तोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 2 से 10। इस बात को ध्यान रखना है। तो ओलिगोसेकेराइड किसे कहते हैं? वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें 2 से 10 मोनोसेकेराइड मिलकर क्या करते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, उसे ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। तो याद रखिए कि ओलिगोसेकेराइड को तोड़ने पर कितना मोनोसेकेराइड मिलेगा? तो 2 से 10। ये भी आपको याद रखना है। इसका उदाहरण पूछ रहा है तो क्या होगा? सुक्रोज होगा, माल्टोज होगा, ए और बी दोनों होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो मैं बता दूं कि ओलिगोसेकेराइड का उदाहरण दोनों है। क्या है? दोनों है। सुक्रोज भी है और क्या है? माल्टोज भी है। तो अब आ जाते हैं कि किसको तोड़ने से क्या मिलेगा, ये भी आप लोग को याद रखना है ना, किसको तोड़ने से क्या होगा। तो देखिए अगर इसका जल अपघटन कराते हैं, क्या कराते हैं? जल अपघटन। इस बात को याद रखिएगा, जल अपघटन कराने पर, किसका जल अपघटन हम करा रहे हैं? सुक्रोज का जल अपघटन करा रहे हैं। तो इस बात को याद रखिएगा, सुक्रोज का जल अपघटन कराते हैं तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलता है। क्या क्या मिलता है? ग्लूकोज। आप लोग लिख लीजिएगा क्या क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है और प्लस में क्या मिलता है? और इसके साथ मिलता है फ्रुक्टोज। इस बात को भी याद रखिएगा कि एग्जाम में पूछ सकता है कि ये बताइए कि अगर हम लोग सुक्रोज का जल अपघटन कराते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है? तो ग्लूकोज मिलता है और इसके साथ साथ फ्रुक्टोज मिलता है। इस बात को याद रखना है, ये दोनों पॉइंट आपको याद रहना चाहिए। अब आ जाते हैं कि माल्टोज का जल अपघटन कराएंगे तो क्या मिलेगा। तो देखिए मैं बता दूं कि माल्टोज का अगर जल अपघटन कराते हैं तो मिलेगा ग्लूकोज ही। और कितने ग्लूकोज मिलेंगे? 2, केवल ग्लूकोज मिलेगा। अगर हम लोग माल्टोज को तोड़ते हैं तो केवल ग्लूकोज प्राप्त होगा। इस बात को भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इस बात को दोनों याद रह जाएगा आप लोग को। अगले उदाहरण पे आ जाते हैं। देखिए क्या है कि निम्न में से कौन सा पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है?
पॉलीसेकेराइड का उदाहरण कौन सा है? तो पॉलीसेकेराइड किसे कहेंगे? तो वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसका जल अपघटन कराने पर बहुत अधिक संख्या में क्या प्राप्त होंगे? मोनोसेकेराइड प्राप्त होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीसेकेराइड कहते हैं। याद रखिए, फिर से मैं बोल रहा हूँ, वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसका जल अपघटन कराएंगे तो बहुत अधिक संख्या में क्या मिलेगा? मोनोसेकेराइड मिलेगा, उसको हम लोग पॉलीसेकेराइड कहते हैं। और पॉलीसेकेराइड का उदाहरण ग्लाइकोजन भी होता है, स्टार्च भी होता है, सेलुलोज भी होता है और सभी होता है। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब होता है सभी। क्या होता है? सभी। और एक बात और मैं बता दूं कि जो जीव जंतु होते हैं उनमें भोजन किस रूप में जमा होता है? जीव जंतु। तो जीव जंतु में भोजन, जैसे मैं मनुष्य में भोजन किस रूप में जमा होता है? आपसे पूछ देगा कि मनुष्य में भोजन किस रूप में जमा होता है, तो आपको याद रखना है क्या चीज? ग्लाइकोजन के रूप में मनुष्य में भोजन जमा होता है। वही पेड़ पौधे जो होते हैं उनमें भोजन किस रूप में जमा होता है? तो पेड़ पौधों में भोजन जो जमा होता है, तो याद रखिएगा कि पेड़ पौधों में जो भोजन जमा होता है वो स्टार्च के रूप में होता है। किस रूप में? स्टार्च के रूप में। और देखिए, पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति, याद रखिएगा, पेड़ पौधों की क्या चीज? कोशिका भित्ति। तो पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति भी किस चीज की बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। ये भी आपको याद रखना है। लेकिन ये उदाहरण तो सभी याद रखना है कि ग्लाइकोजन भी किसके उदाहरण है? पॉलीसेकेराइड के। स्टार्च भी पॉलीसेकेराइड के, सेलुलोज भी पॉलीसेकेराइड के। अगला देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा औपचारिक शर्करा है? क्या है? अपचायी शर्करा है। अपचायी पूछ रहा है ना, तो अपचायी शर्करा आखिर कौन सा है? तो मैं बता दूं कि अपचायी शर्करा कौन होते हैं? ऑप्शन में क्या माल्टोज दे रखा है, लैक्टोज दे रखा है, सुक्रोज, ए और बी दोनों। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है वो होने वाला है क्या चीज? इसका राइट जवाब होने वाला है ए और बी दोनों। क्या होने वाला है? ए और बी दोनों। एक बात और मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, प्लीज आप लोग याद रखिएगा। अपचायी शर्करा किसे कहते हैं? आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं बोलता हूं, आप नोट डाउन कर लीजिए कि देखिए अपचायी शर्करा किसे कहते हैं। तो देखिए, वैसा शर्करा जो कार्बोहाइड्रेट को वैसा कार्बोहाइड्रेट जो फेलिंग विलयन और टोलेंस अभिकर्मक को अपचायित कर देता है। किसको किसको? फेलिंग विलयन। देखिए लिख लीजिए आप लोग, फेलिंग विलयन। क्या लिख लेना है? फेलिंग विलयन। और इसके साथ साथ आप लोग को याद रख लेना है क्या चीज? टोलेंस अभिकर्मक को अपचायित कर देता है, उसी को हम लोग अपचायी शर्करा कहते हैं। और इसका उदाहरण ए और बी दोनों होगा। इस बात को क्या कर लेना है? याद रख लेना है। अगला देखिए क्या है। अगला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में प्रकृति में पाया जाता है? ग्लूकोज है, सेलुलोज है, फ्रुक्टोज है, स्टार्च है। तो मैं बता दूं कि सबसे अधिक मात्रा में मिलता है सेलुलोज, जो कि सेलुलोज में बता दूं कि ये क्या मिलता है? सेलुलोज ही है ऐसा जो कि किसका उदाहरण होता है? ये आपको याद रखना है कि ये पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति इसी चीज की बनी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा डाइसेकेराइड यहाँ पे होना चाहिए? सॉरी, डाइसेकेराइड दूध में मिलता है। यहाँ पे डाइस लिख लीजिएगा, डाइसेकेराइड लिख लीजिएगा, डाइसेकेराइड। सुक्रोज में कि लैक्टोज में? दूसरा अगला देखिए क्या है कि माल्टोज में कि इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि दूध शर्करा किस में मिलता है? लैक्टोज में। याद रखना है कि दूध में क्या मिलता है? लैक्टोज। इस बात को याद रखना है। अगला देखिए क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। यहां से क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। विटामिन ई की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है? विटामिन ई की कमी से पूछ रहा है। बेरी, स्कर्वी, जनन क्षमता में कमी? तो इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि देखिए, जनन क्षमता में विटामिन ई की कमी होगी तो जनन क्षमता में क्या आ जाएगा? कमी आ जाएगा। और स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। बेरी विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। तो याद रखना है, विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। और स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। और जनन क्षमता में कमी विटामिन ई की कमी से होता है। अब आइए हम लोग जान लेते हैं कि विटामिन ई किस में मिलेगा। जितना अंकुरित बीज खाएंगे तो विटामिन ई मिलेगा, जितना खट्टे चीज खाएंगे उसमें विटामिन सी मिलेगा। तो याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? जल में घुलनशील विटामिन कौन है? ए और बी है कि सी और डी है कि बी और सी है और ए और डी है? तो मैं बता दूं कि जल में घुलनशील विटामिन कौन होता है? बी और सी। याद रखिएगा। और ये देखिए विटामिन, ये लिख रहा हूं मैं, वसा में घुलनशील होता है। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये किस में? वसा में घुलनशील विटामिन है। लिख लीजिएगा कहीं, ये किस में घुलनशील विटामिन है? वसा में घुलनशील विटामिन। इस बात को याद रखना है, जिसको हम लोग केडा कहते हैं। ये ऐसे याद रखिए, केडा जो है
वो जल में वसा में घुलनशील विटामिन होता है। और जल में घुलनशील विटामिन कौन होता है? बी और सी होता है। इस बात को याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से किस इंसुलिन स्रावित होता है? किसके द्वारा? थायराइड, अग्नाशय, अधिवृक्क, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इंसुलिन जो स्रावित होता है वो ये अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है। किससे? अग्नाशय। एक बात और मैं यहाँ बता देता हूँ कि अग्नाशय ग्रंथि में कौन? अग्नाशय ग्रंथि में दो सेल पाए जाते हैं, एक अल्फा सेल होता है, एक बीटा सेल होता है। तो जो इंसुलिन निकलता है वो बीटा सेल से निकलता है। इस बात को याद रखिएगा। किस सेल से निकलता है? बीटा सेल से। बीटा कोशिका से कौन सा निकलता है? तो इंसुलिन निकलता है। ये भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा शुगर सबसे अधिक मीठा होता है? ग्लूकोज होता है, सुक्रोज होता है, लैक्टोज होता है, फ्रुक्टोज होता है। तो मैं बता दूं कि सबसे मीठा कौन होता है? फ्रुक्टोज होता है। इस बात को याद रखना है। अगला देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा रेशेदार प्रोटीन है? यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बहुत मज़ेदार है। और देखिए मैं बता रहा हूँ ना कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर तो शायद ही एग्जाम में आएगा। समझ रहे ना? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि रेशेदार प्रोटीन कौन सा है? केराटिन है, मायोसिन है, ए और बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि ये रेशेदार प्रोटीन जो होते हैं ये दोनों होता है, केराटिन और मायोसिन दोनों होता है। और केरेटिन किस में मिलता है ये बताइए? केरेटिन किस में मिलता है? बाल। बाल आप लोग जानते हैं, बाल, ऊन, सुनिएगा, बाल ऊन में रेशम उपस्थित होता है। बाल और रेशम में क्या क्या होता है? रेशम उपस्थित। बाल और ऊन में तथा रेशम में उपस्थित होता है। बाल में, ऊन में और इसके साथ साथ रेशम में कीरेटिन उपस्थित होता है। इस बात को याद रखेंगे। अब आ जाते हैं मायोसिन किस में होता है? तो बताइए मायोसिन किस में होता है? मायोसिन प्रोटीन तो मांसपेशियों में उपस्थित होता है भाई, मांसपेशियों में। तो मांसपेशियों में क्या होता है? तो आपको याद रख लेना है कि मांसपेशियों में आप लोग को मायोसिन होता है। अगले क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा गोलाकार प्रोटीन होता है? इंसुलिन है कि एल्बुमिन है कि मायोसिन है? तो मैं बता दूं कि गोलाकार प्रोटीन होता है इंसुलिन और एल्बुमिन। इंसुलिन और एल्बुमिन तो ए और बी दो होगा, ये होगा और इसके साथ साथ इंसुलिन। ये याद रख लेना है। कैसा प्रोटीन होता है? गोलाकार प्रोटीन होता है। कैसा प्रोटीन? गोलाकार। अगला देखिए क्या है, प्रोटीन में कौन सा बंध पाया जाता है? हाइड्रोजन बंध, ग्लाइकोसिडिक बंध, पेप्टाइड बंध, इनमें से कोई नहीं। तो प्रोटीन में पाया जाता है कौन सा? पेप्टाइड बंध। और एक बात और मैं बताता हूँ, हाइड्रोजन रहता है नाइट्रोजन क्षार के बीच, जैसे में क्या एडेनिन थाइमिन के बीच, ग्वानिन साइटोसिन के बीच, ये इसके बीच देख रहे हैं, साइटोसिन ग्वानिन के बीच ये मतलब देखिए नाइट्रोजन क्षार के बीच हाइड्रोजन बंध, लेकिन प्रोटीन के बीच कौन सा बॉन्ड? पेप्टाइड। इसलिए इसका राइट जवाब क्या होने वाला है? सी नंबर होने वाला है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला देखिए क्या है, टायरोसिन निम्न में से किससे प्राप्त होता है? टायरोसिन निम्न में से किससे प्राप्त होता है? दूध से, दही से, पनीर से, सभी से। तो मैं बता दूं कि टायरोसिन जो प्राप्त होता है वो पनीर से प्राप्त होता है। किससे? टायरोसिन सर्वप्रथम पनीर से प्राप्त किया गया था। इस बात को याद रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। अगला देखिए क्या है, वसा में विलेय विटामिन में कौन सा है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था और इसका आंसर जरूर आप लोग कमेंट करके क्या करेंगे? बताएंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग इसका आंसर जरूर बताएंगे। ठीक है, और आप लोग पढ़ते रहिए। लेकिन एक बात और, आप लोग पढ़ रहे हैं तो जरूर कमेंट करके जाइएगा प्लीज़। अगर वीडियो को अच्छा लगता है ना तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। और प्लस पॉइंट, आप लोग जरूर वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत मेहनत किया जा रहा है। चलिए तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।